नोट्स में देयर इज अ चार्ट ऑफ ग्रेचुइटी, निकालो ना प्लीज, हैंड रिटन नोट्स में। हाँ, पेंशन का उतना ही था पॉइंट, ठीक है। बच्चों बिफोर वी स्टार्ट अ न्यू पॉइंट, पहले कल के जो भी पॉइंट्स हुए हैं है ना, वो थोड़ा सा मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। हम लोग सैलरीज पढ़ रहे हैं। सैलरीज में हमने सबसे फर्स्ट अलाउंसेस पढ़ा था। ओके, तो अलाउंसेस के कितने पार्ट्स है? अलाउंसेस आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। एक होता है फुल्ली टैक्सेबल, दूसरा होता है पार्टली टैक्सेबल, और तीसरा होता है एंड लास्ट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। फुल्ली एग्जेम्प्ट, फुल्ली टैक्सेबल का लिस्ट हम लोग ऐसे लर्न नहीं कर रहे हैं। एज अ जनरल रूल ईच एंड एवरी अलाउंस विच इज अननोन टू यू इज फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। तो जब भी अलाउंस का कुछ एडजस्टमेंट दिखता है उसको फुल्ली टैक्सेबल ही अज्यूम करना है, अनलेस वो पार्टली टैक्सेबल में हमने कहीं कुछ पढ़ा है। अब पार्टली टैक्सेबल में हमने सबसे फर्स्ट पढ़ा था हाउस रेंट अलाउंस। अगर हाउस रेंट अलाउंस का एडजस्टमेंट आता है तो सबसे पहले हाउस रेंट अलाउंस का अमाउंट आपको ऐड करना है इनर कॉलम में, फिर लेस करो एग्जम्पशन। हाउस रेंट अलाउंस का एग्जम्पशन कौन से सेक्शन के अंडर मिलता है? एग्जम्पशन मिलता है 10, 13 ए, ठीक है। तीन चीजों का लिस्ट होता है। कौन से तीन चीजों का लिस्ट? जो भी आपको हाउस रेंट अलाउंस रिसीव हुआ है वो, रेंट आपने जो पे किया है माइनस 10% ऑफ सैलरी, एंड थर्ड आइदर 40% ऑफ सैलरी और 50% ऑफ सैलरी, ठीक है। इसके लिए जब हम लोग सैलरी कैलकुलेट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एच आर एग्जाम्शन, सैलरी का थोड़ा अलग हिसाब है। सैलरी इज इक्वल टू बेसिक आएगा, डियरनेस अलाउंस आएगा, डियरनेस अलाउंस if forming part for the purpose of retirement benefit plus commission if it is percentage of turnover। अगर लमसम बेसिस पे दिया है तो कमीशन ऐड नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में दिया डियरनेस अलाउंस इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो भी ऐड नहीं करना है, ठीक है। ये इस तरीके से सैलरी का हिसाब होता है, और इसमें बस ये तीन ही चीजें आपको ऐड करना है। और ये सैलरी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ एचआरए एग्जामिनेशन के हद तक सैलरी को डिफाइन किया है। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में ग्रॉस सैलरी निकालो पूछा है तो उसमें सब ऐड होता है, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका पार्टली टैक्सेबल में एचआरए का हिसाब। उसके नीचे एक और पॉइंट लिखा था स्पेशल अलाउंसेस। कुछ स्पेशल अलाउंसेस है जो पार्टली टैक्सेबल के कैटेगरी में आते हैं। स्पेशल अलाउंसेस का एक अलग चार्ट देखा था, रिवीजन सिर्फ तुम लोगों के लिए हो रहा है। स्पेशल अलाउंसेस का जो चार्ट है निकालो एक बार, उसमें उसके दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है? फर्स्ट पार्ट में कुछ ऐसे अलाउंसेस है जहां पे एग्जामिशन एक्सपेंडिचर जितना किया है उतना आपको एग्जामिशन मिलेगा, जितना एक्सपेंडिचर किया उतना एग्जामिशन आपको मिलेगा। सेकंड पार्ट में आपका जो अमाउंट है वो फिक्स कर दिया, फिक्स्ड अमाउंट आपको एग्जाम होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये फर्स्ट पार्ट का जो सेक्शन है इट इज 10, 14, 1 रेड विथ रूल 2BB1, ठीक है। इधर क्या करोगे, 1 के जगह 2 करना है, 10, 14 2 करो, रेड विथ रूल 2BB2, ठीक है। अच्छा, तो ये बताओ इसमें टोटल 6 ऐसे अलाउंसेस थे जो एक्सपेंस बेसिस पे अलाउ होता है। ट्रैवल, टूर या ट्रांसफर अलाउंस है ना। सेकंड इज डेली अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस एंड रिसर्च अलाउंस। टोटल 6 ऐसे अलाउंसेस, ठीक है। डेली बोल दिया पहले, डेली अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, ट्रांसफर अलाउंस, रिसर्च अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस एंड हेल्पर अलाउंस। ऐसे 6 अलाउंसेस है, ठीक है। तो ये 6 अलाउंसेस अगर क्वेश्चन में आते हैं पहले ऐड करो और लेस करो, जितना आपने खर्चा किया उतना माइनस करना है, ज्यादा सोचना ही नहीं इसमें, ओके। अच्छा, फिर यहाँ पे ये जो सेकंड कैटेगरी है इसमें कुछ अलाउंसेस है जिसका एग्जामिशन का अमाउंट फिक्स कर दिया, जैसे कि
चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, और 100 का 300 कर दो। अगर एजुकेशन है तो, सॉरी अगर हॉस्टल है तो, अगर हॉस्टल है तो एजुकेशन के लिए 100 है, हॉस्टल के लिए 300 है, ठीक है। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू, अच्छा सिर्फ ट्रांसपोर्ट अलाउंस है तो fully taxable. If it is given transport allowance to blind, orthopedically handicapped या dumb deaf employees तो 3,200 रुपीज पर मंथ का एग्जामेशन मिलता है, ठीक है। अच्छा, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करते हैं उनके जो डेली खर्चे उनके लिए 70% ऑफ द अमाउंट और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम सीलिंग ऑफ 10,000, ठीक है। एंड लास्ट इज ट्राइबल एरिया अलाउंस, है ना, शेड्यूल एरिया अलाउंस। रिमोट एरियाज में अगर एम्प्लॉय का पोस्टिंग होता है तो 200 रुपए हर महीने का उसको एग्जामेशन अलाउ किया जाएगा। इज इट क्लियर? इजी है, ठीक है। अच्छा चलो, अब ये हमने अलाउंसेस जो लर्न किए थे, इसके बाद में कल मैंने आपको एक और चीज सिखाई थी, वो था पेंशन। ओके, अच्छा नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज पेंशन। एज ऑफ नाउ अभी इतना दिमाग में रखो, पेंशन इज अ टाइप ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद पेंशन का पैसा मिलता है। अब रिटायर होने के बाद दो तरीके से वो पेंशन उठा सकता है, या तो रुक रुक के हर महीने उठा रहा है, या तो पूरा एक साथ उठा रहा है। अगर वो रुक रुक के हर महीने उठाता है, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अनकम्यूटेड पेंशन, क्योंकि वो रुक रुक के उठा रहा है, ठीक है। यहां पे दिस इज फुल्ली टैक्सेबल टू ऑल द एम्प्लॉयज, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। सारे एम्प्लॉयज को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टैक्सेबल, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टैक्सेबल, लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉय टैक्सेबल, सबको टैक्सेबल है। बट इमेजिन करो कि सपोज एम्प्लॉय ने पेंशन पूरा एक साथ उठा लिया, उसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेड। कम्यूटेड मतलब ही लमसम होता है, पूरा लमसम उसने एक साथ पैसा उठा लिया। इफ दिस इज द केस देन आस्क कौन सा एम्प्लॉय है। अगर इसमें भी वो गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉय है तो दिस इज फुल्ली एग्जम्प्ट, दिस इज फुल्ली एग्जम्प्ट। एग्जम्पशन का सेक्शन क्या है? 10 10 10 10 1 10 10 A 1, सॉरी 10 10 A 1 और 10 10 A 2 A 10 10 A 2 B, ऐसा है क्या? ओके ठीक है, बहुत टंग ट्विस्टर है ये। अच्छा बच्चों, अब ये गवर्नमेंट या लोकल अगर बेसिकली म्यूनसिपालिटी का एम्प्लॉई है तो फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा, राइट। बट इन अदर केस अगर सपोज ये नहीं है, ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में एग्जैक्टली क्या होगा यहाँ पे। अब आपको एक और क्वेश्चन पूछना है, उसको ग्रेचुइटी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर उसको ग्रेचुइटी, ठीक है, तो या तो मिल सकता है या तो नहीं मिल रहा है। अगर ग्रेचुइटी ऑलरेडी मिल रहा है तो इसको एग्जम्पशन मिलेगा 1/3 इंटू जो भी कम्यूटेड पेंशन है उसका आपको क्या करना है, फुल वैल्यू करना है। कम्यूटेड पेंशन कितना परसेंटेज है देखो, उसका फुल वैल्यू निकाल दो, प्रोपोर्शनेटली 100% कितना होगा उसका 1/3 कर लो, इतना एग्जम्पशन मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे 1/2 इंटू कम्यूटेड वैल्यू, कम्यूटेड पेंशन का फुल वैल्यू हमें निकालना होगा। सेक्शन एक बार वापस बता दो, 10 10 A 2 A 10 10 A 2 B। थोड़ा टाइम लगेगा बट करना ही पड़ेगा, ठीक है। गाना बनाने का, हाँ 10 10 A 2 A, ठीक है जो भी। अच्छा ये पेंशन का पूरा ऐसा हो गया। ओके बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेचुइटी, पूरा अच्छे से डिस्कस करते हैं। पहले है ना पूरा ढंग से ग्रेचुइटी का हम लोग वो चार्ट जो है वो पढ़ते हैं। एंड देख लो बच्चों, ग्रेचुइटी इज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग टू कैलकुलेट। ओके, टफेस्ट मतलब यार चार्ट का खेल यार, वो लर्न करना पड़ेगा और कुछ कर नहीं सकते उसको। आ जाओ, तो अगेन पहले ग्रेचुइटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बच्चों क्या होता है ग्रेचुइटी, बताओ एक बार वापस। बहुत लंबा अगर कोई काम कर रहा है ना, लॉयल एम्प्लॉई है, बहुत लंबे टाइम से अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में टिका हुआ है तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन उसको ग्रेचुइटी मिलता है। इट इज वेरी ऑब्वियस ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन रिटायरमेंट के बाद ही होगा, क्योंकि ओनली आफ्टर रिटायरमेंट समझ में आएगा एम्प्लॉयर को कि एम्प्लॉय ने कितने साल सर्विस दिए, ठीक है। अच्छा, तो जस्ट लाइक पेंशन, ग्रेचुइटी इज ऑल्सो अ रिटायरमेंट बेनिफिट। ये क्लियर है? ओके, नाउ अंडरस्टैंड। अब देख लो बच्चों, यहां पे ग्रेचुइटी दो तरीके से आप पैसा उठा सकते हो। मेरी बात को पहले सुनो अच्छे से, एकदम फुल कंसंट्रेशन से। बाकी लर्न करने का पार्ट तो वो तो लर्न करना ही है यार। जब मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं उसमें आपका बहुत ज्यादा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। सुनो, ग्रेचुइटी बच्चों क्या होता है, कोई एम्प्लॉई सपोज बहुत कंटिन्यूसली काम कर रहा है,
एम्प्लॉय को पता होता है यार उसको ग्रेजुएट तो मिलने वाला ही है, कितना मिलेगा वो डिपेंड करेगा कौन से साल में रिटायरमेंट ले रहा है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता है क्या सिचुएशन कि कोई एम्प्लॉय ऑलरेडी अभी भी सर्विस में है, मतलब रिटायर नहीं हुआ है, बट उसको पता है कि वो ऑलरेडी 15 साल काम कर चुका है, ठीक है। अब और उसको काम करना है, बट वो अपने बॉस को जाके बोलता है सर देखो, मैं जब भी रिटायरमेंट लूंगा तब मैं ग्रेचुटी आपसे मांगने वाला हूं, बट उस टाइम पे मेरे को पैसों की जरूरत हो या ना हो मेरे को नहीं पता, बट आज मेरे को पैसों की जरूरत है अर्जेंट, और इसलिए मैं ड्यूरिंग दी सर्विस ग्रेचुटी का पैसा उठाना चाहता हूं। 15 साल काम किया उसने और काम करने की इच्छा है, बट अभी पैसों की जरूरत है, तो क्या कर रहा है, ही इज एक्चुअली आस्किंग फॉर द मनी बिफोर हिज रिटायरमेंट। तो ऐसे केस में ग्रेचुटी ये फर्स्ट वाले ब्रांच में आएगा, ग्रेचुटी रिसीव ड्यूरिंग दी सर्विस। बच्चों देख लो, बिकॉज वो बीच में से पैसे मांग रहा है ना, इसलिए ये होगा फुल्ली टैक्सेबल। जनरली लॉजिक मैं आपको बता चुका बच्चों, अगर आप देख लो पेंशन में भी क्या लॉजिक था, अगर आप रुक रुक के पैसा ले रहे हो है ना, तो मैंने आपको कल बताया था रुक रुक के आप पैसा कभी भी उठाओगे ना, इन दैट केस कोई भी फंड मैनेजर को बहुत मुश्किल हो गया यार वो आपके पैसे को मैनेज करने के लिए, राइट। वहां पे फुल्ली टैक्सेबल था, इधर ये बीच में से पैसा मांग रहा है। ओके अगर कोई भी पर्सन रैंडमली बीच में से पैसे मांगता है तो इसको इन जनरल प्रमोट नहीं किया जा रहा है। अगर आप रैंडमली बीच में से रिटायरमेंट के पहले ड्यूरिंग दिस सर्विस अगर आप ग्रेचुटी का पैसा उठाते हो बिफोर यू रिटायरमेंट, इन दिस केस इट इज फुल्ली टैक्सेबल टू एवरी एम्प्लॉय। डू नॉट आस्क गवर्नमेंट है नॉन गवर्नमेंट है, सारे एम्प्लॉयज को फुल्ली टैक्सेबल। ये समझा लॉजिक, ठीक है। अच्छा अब बच्चों, बट इमेजिन करो सपोज उसको ग्रेचुटी मिला या तो रिटायरमेंट के टाइम पे या तो उसके डेथ के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको ग्रेचुटी मिल रहे हैं। ओके अब देख लो ग्रेचुटी कब मिलता है, ऑब्वियसली जब एम्प्लॉय का वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में उसका जॉब जो है वो खत्म हो चुका है, उसका सर्विस वो रेंडर करना बंद कर चुका है। अब उसके दो रीजंस हो सकते हैं, या तो उसने खुद से वॉलंटरली रिटायरमेंट ले लिया है ना, या तो उसका डेथ हो गया अनफॉर्चुनेटली, और डेथ की वजह से उसको उसका जॉब रुक गया और अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स क्लेम करे ग्रेचुटी का अमाउंट, है ना। तो रिटायरमेंट एंड डेथ के बाद अगर कोई ग्रेचुटी का पैसा उठाता है देन अगेन यू हैव टू आस्क क्या वो एम्प्लॉई है सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर वो मेंबर ऑफ सिविल सर्विस है। नाउ मेंबर ऑफ सिविल सर्विस मतलब ये आईएएस आईपीएस ऑफिसर है, ठीक है, या लोकल अथॉरिटी का वो एम्प्लॉय है। बेसिकली ये वो लोग हैं जिनको गवर्नमेंट थोड़ा सा बढ़ावा देती है, गवर्नमेंट का थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है ना। सेम हमने पेंशन में जैसे देखा था ना, वैसे यहाँ क्या लिखा है, फुल्ली एग्जेम्प्ट, पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है। इज इट क्लियर? अभी तक तो मैंने कुछ ज्यादा खास बताया नहीं बच्चों, क्या बोला मैंने, ग्रेचुटी ड्यूरिंग द सर्विस लिया तो फुली टैक्सेबल, किसको, सबको ही यार, क्योंकि बीच में से पैसा उठा रहे हो। बट ग्रेचुटी रिटायरमेंट या डेथ के बाद में मिलता है, प्लस गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या आईएएस ऑफिसर है या फिर लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉई है, तो पूरा एग्जाम्प्ट हो गया। एग्जाम्पशन के रीजंस बताओ। एक तो गवर्नमेंट प्रमोट करती है ऐसे लोगों को, दूसरी बात ही वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ पेशेंस, उसने ग्रेचुटी कब लिया, एंड में लिया, रिटायरमेंट के बाद, ठीक है, इसलिए पूरा एग्जाम कर दिया, ठीक है। अच्छा बच्चों, बट इमेजिन करो कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, अगर कोई दूसरा एम्प्लॉय है, तो अब यहां पे हम लोगों को ग्रेचुटी जो है वो एग्जम्पशन मिलेगा, बट अगेन वी नीड टू आस्क उसको पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी के तहत ग्रेचुटी दिया जा रहा है या पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी में कवर्ड नहीं है। ये क्या है मैं आपको बताता हूं, सुनो। नाउ इन इंडिया वी हैव दिस एक्ट कॉल्ड एज द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, है ना। अब पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट सारे एम्प्लॉयर्स को लागू होना जरूरी नहीं है। मैं बेसिक चीजें क्लियर कराऊं, देख लो, बिकॉज आगे बहुत ज्यादा आपको लगेगा कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं, है ना। वापस बता रहा हूं, सुनो पेशेंटली, क्या बताया मैंने अभी आपको कि सारे के सारे एम्प्लॉयर्स पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर होना जरूरी नहीं है। वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट जो ना, उसमें बहुत सारे कंडीशंस है कि आपका एम्प्लॉयर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए, है ना, उसमें इतने इतने एम्प्लॉइज चाहिए, कम से कम 20 एम्प्लॉइज चाहिए, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस उसके। अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं और वो एम्प्लॉयर के पास जो काम कर रहे हैं वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है और उसके तहत उसको ग्रेचुटी अगर मिलता है तो एग्जम्पशन मिलेगा। चार चीजों का लिस्ट, कितनी चीजों का लिस्ट, चार चीजों का लिस्ट, कौन से, सॉरी 3 चीजों का लिस्ट, कौन से 3 चीजों का लिस्ट। नंबर 1 इज 20 लाख, सेकेंड इज ग्रेचुटी जितना मिला उतना पूरा एग्जम्पशन मिल सकता है, and number 3 is 15/26 into last on salary into number of completed years of service। मैं इसका लॉजिक बताऊंगा आपको, सुनो। देखो बच्चों,
एक बार मैंने लॉजिक बता दिया तो इट बिकम्स इजियर, ध्यान दो पूरा अच्छे से, ठीक है, हंसी मजाक नहीं, बहुत अच्छे से सुनना है, अदरवाइज आपकी मर्जी, आपको लर्न करना है, आई कैन नॉट हेल्प इट देन। ये 20 लाख क्या है, 20 लाख इन्होंने एक थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइड किया कि भाई 20 लाख के ऊपर हम लोग एग्जामिशन नहीं देंगे, मैक्सिमम सीलिंग है उसका। एचआरए का एग्जामिशन याद है, हमने तीन चीजें निकाली थी, उसका लीस्ट देखा था, वैसे यहाँ पे भी तीन चीजों का लिस्ट है, ठीक है, वो तीन चीजों में से उन्होंने एक अपर लिमिट पहले ही बोल दिया 20 लाख, 20 लाख के ऊपर ग्रेजुएटी का एग्जामिशन मिल ही नहीं सकता है, ठीक है, ओके। सेकंड बोल रहे हैं ग्रेजुएटी जितना मिला उतना एग्जामिशन मैक्सिमम मिल सकता है, ऑब्वियसली ग्रेजुएटी जितना मिला उससे ज्यादा हम लोग एग्जामिशन कैसे लेंगे ना, ठीक है, तो ये ग्रेजुएटी रिसीव्ड। एंड नंबर 3, ये दो में इतना दम नहीं है, अरे तीसरा जो ना आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वाई, बिकॉज ये तो एक नंबर है 20 लाख, है ना, ग्रेजुएट रिसीव आपको क्वेश्चन में देंगे, एज अ स्टूडेंट यू नीड टू कैलकुलेट दिस नंबर 3, बिकॉज यही एक चीज है जिसकी वजह से आपके कैलकुलेशंस चेंज हो जाएंगे, बराबर। तो ये नंबर 3 क्या बोल रहा है, 15/26 इंटू लास्ट ऑन सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस। नाउ व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस फॉर्मूला, लिसन केयरफुली। ग्रेजुएटी का हिसाब होता है कि अगर आपने एक साल काम किया, एक साल, तो एक साल में 12 मंथ्स है, ये 12 मंथ्स के रेस्पेक्ट में आपको 1 मंथ का जो सैलरी, सॉरी हाफ मंथ का जो सैलरी है, कितने मंथ का सैलरी, हाफ मंथ का जो सैलरी है वो आपको ग्रेजुएटी के तौर पे मिलेगा। कितने महीने काम करने पे कितने महीने का ग्रेजुएटी मिल रहा है, 12 महीने, एक साल काम करने पे प्रोपोर्शनेटली हाफ मंथ का आपको ग्रेजुएटी मिलने वाला है। बेसिकली अगर सपोज इमेजिन करो कि एम्प्लॉय की पगार से साल भर की 12 लाख है, ठीक है, अगर साल भर की 12 लाख है तो एक महीने की कितनी होगी, 1 लाख, तो हम लोगों को प्रोपोर्शनेटली 50,000 रुपए एक साल का उसको ग्रेजुएटी बोल के देना पड़ेगा। इज इट क्लियर, अंडरस्टैंडिंग हो रही है आपको क्या बता रहा मैं, फिर से वापस रिपीट कर रहा हूं, 12 महीने एक साल काम करने पे प्रोपोर्शनेट टू 1 ईयर उसको हाफ मंथ का सैलरी मिलेगा एज ग्रेजुएटी, दैट इज द लॉजिक बिहाइंड ग्रेजुएटी। अब अगर आप फॉर्मूला चेक करोगे तो हमने क्या किया, हमने उसने जितने साल काम किए, सपोज किसी ने 40 साल काम किए, 40 ईयर्स, ठीक है, इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी मतलब आखिरी महीने की सैलरी से मल्टीप्लाई करो। क्यों, जब ज्वाइन हुआ तब का क्यों नहीं कर रहे हैं, लास्ट मंथ का क्यों कर रहे हैं, 40 इयर्स में उसकी इतनी तरक्की हो गई, और 40 इयर्स में जब उसका ज्वाइनिंग हुआ था तब की उसकी पगार को अगर हम लोग रेफरेंस पॉइंट पकड़ के बेचारे के पूरे 40 साल का ग्रेजुएटी का हिसाब करेंगे तो बोलेंगे कि सर ये दे ही क्यों रहे हो। आपको लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं, ग्रेजुएटी का पर्पस क्या है, बहुत लंबे टाइम तक काम करा है, लंबे टाइम तक मतलब ऑब्वियसली लंबे टाइम तक काम करने की वजह से सेम ऑर्गेनाइजेशन में उसकी कितनी तरक्की हुई रहेंगी यार, है ना। तो जब वो लास्ट महीने में जो उसने सैलरी ड्रॉ किया है, आखिरी मंथ का जो उसका सैलरी है, उससे हम लोग पूरे के पूरे इसके ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस का हिसाब करेंगे। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है क्या, जब उसका एकदम इनिशियल 40 साल पहले जब ज्वाइनिंग हुआ था उसको पगार थी हर महीने 500 रुपए, सिर्फ कितना, हर महीने 500 रुपए थी, ठीक है, जब रिटायरमेंट हुआ तो हर महीने उसकी पगार 2 लाख हो गई, फ्रॉम 500 टू 2 लाख, तरक्की हुई है भाई उसकी, खतरनाक तरक्की हुई है। तो हम लोग 500 रुपए से हिसाब करेंगे 2 लाख से, ऑब्वियसली 2 लाख से करेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि लास्ट राउंड सैलरी लिखा है, समझा लॉजिक, ठीक है, अच्छा। और ये 15/26 का लॉजिक क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, एक साल के लिए आधा महीना, तो ये हाफ मंथ ही है। अब हाफ मंथ कैसे हो गया, नाउ इन 1 मंथ देयर आर 30 डेज बट प्रोपोर्शनेटली ही इज वर्किंग फॉर 26 डेज, संडेज एक्सक्लूड कर दिए, 30 माइनस 4, 4 संडेज है ना, तो संडेज को काम किया ही नहीं, मतलब 26 दिन में से उसको 15 दिन का पगार देना है, दैट इज द लॉजिक एग्जैक्ट 15/26 का। बात समझ में आ रही है क्या, अगर आपको ये लॉजिक कहीं लिखना है तो लिख सकते हो, दिस विल हेल्प यू इन रिमेंबरिंग दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला। समझा, 15/26 इंटू लास्ट राउंड सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस, इज इट क्लियर, पक्का, देख लो। अब बच्चों यहां पे एक दो चीजें क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये 20 लाख पे स्टार्ट किया गया, ठीक है, अब ये जो 20 लाख रुपए है
मेरी बात को सुनो, इज इट पॉसिबल कि कोई एम्प्लॉय ने 10 साल काम किया एम्प्लॉयर ए के पास और बाद में और 20 साल काम किया एम्प्लॉयर बी के पास, उसको दोनों जगह से ग्रेचुइटी मिला रहेगा क्या? आया ना? बिल्कुल। तो पहले जो एम्प्लॉयर ए के पास उसने ऑलरेडी ग्रेचुइटी का जो एग्जम्पशन लिया है उतना अब एम्प्लॉयर बी के पास जब वो काम करेगा उतना कम हो जाएगा। बेसिकली जस्ट 20 लाख का जो सीलिंग लिमिट है, दिस इज फॉर वन एम्प्लॉय फॉर हिज एंटायर लाइफ। मतलब समझ में आ रहा है क्या? अगर सपोज एक एम्प्लॉय दो जगह काम कर रहा है, एम्प्लॉयर ए के पास 10 साल और एम्प्लॉयर बी के पास 20 साल, तो एम्प्लॉयर ए प्लस एम्प्लॉयर बी दोनों का कलेक्टिव थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख है फॉर वन एम्प्लॉय। इफ आई एम वर्किंग 10 years at one place and 20 years at some other place, तो ऑलरेडी जो मैंने एम्प्लॉयर ए से जो ग्रेचुइटी का बेनिफिट लिया था एग्जाम्पशन का, सपोज मैंने ऑलरेडी 8 लाख का बेनिफिट ले लिया एम्प्लॉयर ए से। एम्प्लॉयर ए से जब मैंने ग्रेचुइटी लिया, यहाँ पे मेरे को 8 लाख रुपीज का एग्जाम्पशन मिल चुका है, तब वापस जब एम्प्लॉयर बी के पास मैं जाऊंगा तो मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख नहीं होगा। 20 लाख में से 8 लाख माइनस कर दो, कितना होगा? 12 लाख। वाई? बिकॉज 20 लाख का थ्रेशोल्ड इज फॉर लाइफ टाइम, पूरे लाइफ टाइम का है वो। उसमें से आप कितने भी जगह काम करो वो उतना 20 लाख में से एडजस्ट होते जाएगा। समझ में आई क्या बात आपको? ठीक है, क्वेश्चन में एक आधे क्वेश्चन में ये रहेगा एडजस्टमेंट। ओके, अच्छा अब बच्चों यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देख लो क्या लिखा है। ओके, ये स्टार करके, वेयर ग्रेचुइटी इज रिसीव्ड फ्रॉम 2 or more एम्प्लॉयर्स इन द सेम प्रीवियस ईयर, the amount of gratuity exempt cannot exceed 20 lakh. Also, if gratuity previously any gratuity has been received from any employers, that amount shall be adjusted and reduced from 20 lakh. समझ में आया क्या? वो 20 लाख का अमाउंट एक एम्प्लॉय के लिए है, पूरे लाइफ टाइम का है वो। क्लियर है? पक्का? देख लो। चलो वापस आ जाओ, क्या क्या बताया मैंने अभी तक आपको शुरुआत से। ग्रेचुइटी क्या होता है? रिटायरमेंट बेनिफिट है, बहुत लंबा टाइम काम करने के लिए आपको मिलता है। अब ग्रेचुइटी या तो ड्यूरिंग द सर्विस को उठा सकता है या तो रिटायरमेंट के बाद। ड्यूरिंग द सर्विस उठाया तो बहुत इजी हो गया, फुल्ली टैक्सेबल। किसको? सभी को। ठीक है, बट अगर सपोज रिटायरमेंट या डेथ के बाद उठाया तो, और ऊपर से वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय निकला या आईएएस ऑफिसर निकला या लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉय निकला तो पूरा एग्जाम बहुत इजी हो गया अभी। बट इमेजिन करो वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और एंड में उसने पैसा उठाया, तो अब एक क्वेश्चन पूछो, क्या वो ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड है या नहीं है? अगर वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी पे कवर्ड है तो उसको एग्जाम्पशन मिलेगा। 3 चीजों का लिस्ट। थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है? 20 लाख। सेकंड इज ग्रेचुइटी जितना मिला उससे ज्यादा एग्जाम्पशन हो ही नहीं सकता है। एंड थर्ड इज 15/26 इनटू लास्ट ऑन सैलरी इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस। ट्रस्ट मी, अगर लॉजिक दिमाग में बैठ गया तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से लोन होता है ये भी। ठीक है, देख लो वापस। 20 लाख क्या है? ये तो मैक्सिमम लिमिट है। ये मैक्सिमम लिमिट का क्या इंटरप्रिटेशन है 20 लाख का? दिस इज फॉर वन एम्प्लॉय और फॉर ईच एम्प्लॉयर सेपरेटली। वन एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉयर का 20-20 लाख अलग अलग नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, और ग्रेचुइटी रिसीप्ट से ज्यादा तो एग्जाम्पशन हो ही नहीं सकता। एंड लास्ट, इसका लॉजिक मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 1 साल के लिए प्रोपोर्शनेटली आधे महीने का पगार आपको ग्रेचुइटी के तौर पे मिलेगा। ठीक है, 15/26 इंटू लास्ट ऑन सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस। अच्छा, अब बच्चों कहानी में ट्विस्ट, या लास्ट ऑन सैलरी लिखा है, क्या लिखा है? अब इधर सैलरी का मीनिंग क्या है? रुको रुको रुको, सैलरी का मतलब हर जगह एग्जाम्पशन के लिए अलग अलग है। वेलकम टू सैलरीज। ठीक है, पढ़ेंगे भाई, एकदम से जज मत करो। एचआरए के लिए क्या था? बेसिक प्लस डीए इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी प्लस कमीशन इफ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। लर्न हो गया? वेरी गुड, लर्न। एक ही तो है, होता तो लर्न करोगे आप, है ना? अभी तो आगे देखो, हर जगह सैलरी का अलग डेफिनेशन है। इधर सैलरी का मीनिंग क्या है? लेट्स रीड। यहाँ पे 2 स्टार किया क्या? आ जाओ नीचे, 2 स्टार किया। सैलरी इज इक्वल टू क्या लिखा पढ़ो? बेसिक प्लस डियरेस्ट अलाउंस, ब्रैकेट में क्या लिखा पढ़ो? इवन इफ इट इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर पर्पस ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। मतलब डीए आपको लेना ही पड़ेगा, डायरेक्टली ऐड कर दो। और आगे कमीशन लिखा है क्या? नहीं लिखा है। मतलब इधर का सैलरी का मीनिंग अलग और एचआरए का सैलरी का मीनिंग अलग। क्या करोगे? लर्न करोगे। और कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा ही है सैलरीज। ओके, इधर सैलरी के लिए 2 ही चीजें आती है, बेसिक प्लस डीए, दैट्स इट, दैट्स इट। उसमें कोई कंडीशंस ही नहीं है। ओके, अच्छा बच्चों, अब ये 2 स्टार हो गया, ये 3 स्टार पे आओ। नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस। नाउ लिसन केयरफुली, सुनो मेरी बात।
इमेजिन करो कोई एम्प्लॉई है, वो क्या करता है, वो 20 साल 8 महीने काम करके रिटायर हो रहा है। कितने साल क्या? 20 साल 8 महीने। ठीक है, तो नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स कितने हैं? पूरे कंप्लीट ईयर्स कितने हैं? अब उसको राउंड ऑफ करोगे या 20 ईयर्स पकड़ोगे? पढ़ो वहां पे 3 साल क्या है, खुद से कुछ भी इंटरप्रेट मत करो। यहाँ पे जो लिखा है हम लोग उसको रेस्पेक्ट देंगे, बिकॉज वी आर नॉट लॉ मेकर्स। हम लोग जो लॉ बना है उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 3 साल करके, पार्ट ऑफ ईयर मोर देन 6 मंथ्स शाल बी राउंडेड ऑफ टू 1 ईयर। मतलब अगर 50 साल 8 महीने हैं तो 51 कर लो, और 50 साल 6 महीने है तो मोर देन 6 मंथ्स को राउंड ऑफ करना है। 50 ईयर्स एग्जैक्ट 6 मंथ्स है तो 50 ईयर्स ही होता है। समझा क्या? ठीक है, एक एक दिन ज्यादा काम कर लिया तो 51 हो गया। थोड़ा स्मार्टली रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, और बच्चों इसमें मैं एक चीज और बताऊं क्या, अगर कोई एम्प्लॉई, इमेजिन योरसेल्फ, अगर आपको ऐसा कहीं जॉब मिल रहा है कहीं, और आप ऐसा कुछ ग्रेचुइटी आपको मिलने वाला है ना, तो आपको क्या करना चाहिए बताया, एक एक आपको बहुत अच्छा मैं सजेशन दे रहा हूँ, लास्ट के महीने में बहुत मेहनत करो, ओवर टाइम काम करो, है ना, लास्ट के महीने में, या फिर ऐसा कुछ करो जिससे आपका सैलरी बढ़ जाए। करेक्ट, तो लास्ट मंथ सैलरी बढ़ जाएगा आपका प्रोपोर्शनेटली। वो एक एक लास्ट मंथ के सैलरी के बेसिस पे आपको पूरे जिंदगी भर का ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन होगा। गेटिंग दिस और नॉट? ठीक है, चलो आ जाओ बच्चों, ये अगर आपको समझ में आ गया है, लास्ट जॉन सैलरी मैंने बोल दिया ना, हाँ आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। इमेजिन करो, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, इमेजिन करो कि एम्प्लॉय जो है वो ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्शन मिलता है अगेन 3 चीजों का लिस्ट, उसमें 2 चीजें तो सिमिलर ही यार। 20 लाख का सीलिंग वैसे ही लिखा है, मीनिंग भी उसका वैसे ही है, ग्रेचुइटी रिसीव भी वैसे लिखा है, बट ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ना, इसको उन्होंने चेंज किया। जस्ट लुक क्या चेंज किया, 15.26 क्या लिख रहा है, 1/2। मतलब इसमें इसने ऐसा कुछ राउंड ऑफ नहीं किया, मतलब 4 दिन माइनस नहीं किया, तो 15/30 इज बेसिकली 1/2, है ना? ओके, अच्छा, और क्या किया, लास्ट ऑन सैलरी नहीं लिखा है, यहां लिखा है एवरेज मंथली सैलरी। लिसन केयरफुली, इसका रीजन बता रहा हूं बच्चों। ये जो लास्ट ऑन सैलरी जो हमने पढ़ा था अभी, इसमें लूप होल है बहुत बड़ा। मैंने अभी आपको बताया, एम्प्लॉइज क्या कर रहे हैं, वो साल भर मेहनत जितनी नहीं कर रहे हैं, आखिरी महीने में बहुत मेहनत कर रहे हैं। एम्प्लॉयर जब बहुत खुश हो रहा है तब बोल रहे हैं अब मैं रिटायर हो रहा हूं। ठीक है, आखिरी महीने की पगार की वजह से उसको पूरे लाइफ टाइम का ग्रेचुइटी बहुत ज्यादा मिल रहा है। ओके, तो ये जो सेकंड वाला केस है ना, यहां पे यहां लिखा है एवरेज मंथली सैलरी। नो, एवरेज मंथली सैलरी का मतलब क्या बताया, इधर आपको पास्ट 10 मंथ्स का सैलरी का एवरेज निकालना होगा। कितने महीने का? 10 मंथ्स का। कितने? पास्ट 10 मंथ्स का। ओके, 4 स्टार किया गया, यहाँ 4 स्टार को पढ़ते, इधर सैलरी का मीनिंग भी अलग है, इधर सैलरी का मीनिंग भी अलग है, यहां नहीं लिखा, मैं बता रहा हूं। एवरेज विल बी टेकन ऑफ 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। बच्चों यहां पे आप लोग प्लीज एक चीज लिखना, आपके नोट्स में भी एक चार्ट है क्या? कैन यू जस्ट सी, नोट्स में एक और चार्ट रहेगा मेरे ख्याल से, उसमें देखो वहां पे इसका सैलरी का मीनिंग कुछ लिखा है क्या? एचआरएस जैसे है ना, हाँ वही। यहां पे आप लिखो, ये 4 स्टार के आगे, सैलरी हियर इज सिमिलर टू एचआरए। करेक्ट, यहां जो सैलरी बच्चों ये वाले पार्ट में, हियर सैलरी इज सिमिलर टू एचआरए, 4 स्टार जहां है ये देख लो, ये 4 स्टार, ये एवरेज लिखा है आपने, और यहां पे क्या लिखोगे, सैलरी हियर इज सिमिलर टू एचआरए। समझा? और ये पढ़ लो क्या लिखा है, एवरेज विल बी टेकन ऑफ 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग दी मंथ ऑफ डेथ और रिटायरमेंट। इसका मीनिंग बताओ ना प्लीज कोई भी। जिस, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज इमेजिन करो 15 जुलाई 2025 इस डेट को रिटायर हो रहा है, क्या करोगे? तो जुलाई के 15 दिन लोगे या नहीं लोगे? क्यों? जुलाई के 15 दिन नहीं लेना है,
बिकॉज यहाँ लैंग्वेज क्या लिखा है, 10 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ डेथ और रिटायरमेंट, जो मंथ में इसका रिटायरमेंट हुआ वो मंथ को छोड़ दो, उसके पहले के 10 months। समझ में आया? ठीक है, राइट बच्चों। तो इस तरीके से इसका हिसाब होता है। और यहाँ पे एक और चीज लिखा है, ये जो लास्ट में लिखा है नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस, इधर ये क्या बोल रहे हैं पता है, फ्रैक्शन ऑफ द ईयर मस्ट बी इग्नोर्ड। इधर फ्रैक्शन को इग्नोर करते हैं और इधर फ्रैक्शन को राउंड ऑफ करते हैं 6 months के आगे का। देखो छोटे छोटे डिफरेंसेस फिर से बता रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इधर और इधर सब कुछ सेम है क्या, सिर्फ लास्ट का फॉर्मूला चेंज कर दिया। फर्स्ट केस में क्या फॉर्मूला है, 15/26 इंटू लास्ट ऑन सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। या लास्ट ऑन सैलरी का मतलब क्या है, सैलरी मतलब क्या, बेसिक प्लस डीए, दैट्स इट। बेसिक प्लस डीए, दो ही चीजें आती है, क्लैरिफाई कर रहा हूं, वापस ध्यान दो, मिस्टेक्स होंगे। और नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस में यहां क्या करोगे, 6 months के ऊपर को राउंड ऑफ करना है। क्लियर है? ठीक है। और यहां पे 1/2 कर दिया 15/26 की जगह, इनटू एवरेज मंथली सैलरी बोल रहा है। इधर सैलरी का मीनिंग भी अलग है और एवरेज निकालना पड़ेगा। सैलरी का मतलब क्या है, सेम एचआर जैसा, मतलब बेसिक प्लस डीए कंडीशनल इफ फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन इफ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ठीक है। और ये पिछले 10 महीने का एवरेज निकालना है, जिस मंथ में आपका रिटायरमेंट हुआ उसके पहले के 10 months का एवरेज निकालो। एंड लास्ट का लिखा है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करना है क्या, नहीं करना है, यहाँ पे फ्रैक्शन को पूरा इग्नोर करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें याद रखना पड़ेगा। हाँ, एम्प्लॉयर को पूछो, एम्प्लॉयर अगर उसको ग्रेचुटी दे रहा है बिकॉज एम्प्लॉयर इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, देन ये हिसाब होगा। उसको ग्रेचुटी कैसे मिल रहा है उसका कैलकुलेशन तो एम्प्लॉयर ने किया होगा। तो एम्प्लॉयर एग्जैक्टली अगर ग्रेचुटी पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के हिसाब से दे रहा है तो ये वाला केस है। बहुत सारे लोग वॉलंटरली खुद से ग्रेचुटी देते हैं। हाँ, एम्प्लॉयर अगर कवर्ड भी नहीं है तो भी वो ग्रेचुटी देगा, हो सकता है पॉसिबल, खुद से खुश होकर दे रहा है ग्रेचुटी, इन दैट केस ये हिसाब होगा। हाँ, फाइनेंशियल कैलेंडर ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। वो अपने प्रीवियस ईयर में वो जब भी रिटायर हो रहा है वहां तक क्वेश्चन में दिया जाएगा उसने कितने साल काम किया। यू विल बी प्रोवाइडेड दिस नंबर डायरेक्टली इन द क्वेश्चन, 30 years से 8 months काम किया उसने और उसके बाद रिटायर हो रहा है, तो इन दैट केस आपको निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। जब ज्वाइन किया और जब रिटायर हो रहा है उसका डिफरेंस हो और कुछ नहीं है। समझा क्या बच्चों, बोलो। ये चार्ट सामने रख के हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। तुम लोग सभी लोग आ जाओ इलस्ट्रेशन 4 पे। चलो आगे क्या, राइट एवरीवन लिसन। मिस्टर रवि retired on 15/6/2025 after completion of 26 years and 8 months of service। क्या करोगे, पता नहीं, हाँ वेरी गुड। देखोगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो। अच्छा, और उसको ग्रेचुटी कितना मिला है, 15 लाख का ग्रेचुटी मिला है रिटायरमेंट के टाइम पे उसकी। अच्छा, उस रिटायरमेंट के टाइम पे उसकी बेसिक सैलरी कितनी थी, 50,000। डियरनेस अलाउंस 10,000 है, इसका 60% रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट फॉर्म कर रहा है। 6,000 ही डियरनेस अलाउंस रिटायरमेंट बेनिफिट का हिस्सा है। कमीशन 1% मिला उसको टर्नओवर का, और पिछले 12 महीने में उसने जो टर्नओवर अचीव करवाया कंपनी को वो है 1,20,00,000, उसका 1% उसको कमीशन मिल रहा है। फिर बोनस भी लिखा है 25,000 पर एनम का बोनस मिला है उसको। ठीक है, अब यहां लिखा है कंप्यूट इज टैक्सेबल ग्रेचुटी अज्यूमिंग, फर्स्ट क्या लिखा है, ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। कोई बताएगा पहले क्या करोगे, कैसे अप्रोच करोगे। अगर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है और इसको ग्रेचुटी पूरा एंड में मिल रहा है तो पहले ऐड करो ग्रेचुटी जितना मिला है 15 लाख, फिर एग्जाम्शन 3 चीजों का लिस्ट है। कौन सी 3 चीजों का लिस्ट, कैन यू ऑल्सो टेल मी दिस इज एग्जैक्टली विच सेक्शन, चार्ट चेक करके बताओगे। 10-10-1, 10-10-2, 10-10-3 कौन सा है। चार्ट अगर देखोगे ना सेक्शंस भी बहुत इजीली लर्न होता है। दिस इज 10-10-1 फुल्ली एग्जाम्ड, दिस इज 10-10-2 एंड दिस इज 10-10-3। वही सीक्वेंस में हमने पढ़ाई भी की है इसकी। ठीक है, बताओ कौन से सेक्शन में एग्जाम्शन मिलेगा। 10-10-2 कितनी चीजों का लिस्ट है, 3 चीजों का। फर्स्ट चीज ग्रेचुटी कितना मिला बता दो। ग्रेचुटी नहीं, ग्रेचुटी मिला कितना पूछ रहा हूं, 15 लाख। सीलिंग लिमिट कितना होता है, 20 लाख। और नंबर 3 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा विच इज
15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। कैलकुलेट करो ये, चलो। ये थर्ड वाला बिट कैलकुलेट करो, 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। व्हाट इज लास्ट ड्रॉन सैलरी? इधर सैलरी का मीनिंग क्या होगा बच्चों? एक महीने का लेना है, एक महीने का लेना है, क्योंकि एक महीने के लिए आपको प्रोपोर्शनली हाफ मंथ का लेना है। तो कितना आएगा? बेसिक प्लस डीए। डीए कितना लोगे? 10,000 और 6,000। डीए पूरा ऐड होता है इवन इफ इट इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। 9,34,615। ये थर्ड बिट का आंसर आया क्या? तो तीनों में से लिस्ट सबका आ रहा है क्या, देख लो। 9,34,615, तीनों में से लिस्ट यही है क्या? तो आपको क्या करना है, 15 लाख मिला उसमें से माइनस कर दो, वो होगा टैक्सेबल ग्रेच्युटी। इज इट इजी बच्चों? खाली दिखने में खतरनाक दिख रहा है, इजी बहुत है ना। अच्छा, ये सबका आया है क्या बच्चों? कैन वी डिस्कस द बी वाला पार्ट? बताओ, अगर वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, तो ये थर्ड वाला बिट चेंज हो जाएगा। अब क्या करोगे? 1/2 इंटू एवरेज मंथली सैलरी। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 2 मिनट रुको, इधर ध्यान। अब यहां पे 1/2 इंटू एवरेज मंथली सैलरी, पिछले 10 महीने का एवरेज निकालोगे। क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी नहीं लिखा है कि इसका सैलरी 10 महीने में चेंज हुआ है, तो एक महीने का सैलरी वो एवरेज ऑलरेडी है। आपको समझ रहा है? सैलरी अगर चेंज हो रहा है 10 महीने में, तो एवरेज निकाल के मतलब बनता है। ठीक है, अगर हर जगह सेम ही लिखा है, कुछ अलग तो हो नहीं रहा है ना। तो अब ये बताओ, इसके लिए सैलरी एक महीने का क्या क्या लोगे? बेसिक सैलरी 50,000, डियरेस्ट अलाउंस 6,000 लेना पड़ेगा एचआरए के हिसाब से। ठीक है, एंड कमीशन 1% इंटू 1,20,00,000 डिवाइडेड बाय 12, एक महीने का आएगा। कितना आएगा? वो 12 महीने का निकाल रहे हो आप, उसको डिवाइड करो 12 से, तो एक महीने का निकलेगा। आपका मेरे को ये बताओ ना बच्चों, एवरेज मंथली सैलरी बोलो पहले। 66,000 आया कि सबका, इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस। यहां पे फ्रैक्शन को इग्नोर करना पड़ेगा, सो 26 ईयर हो जाएंगे। 8,58,000 सबका आया कि? चेक करो प्लीज बच्चों, ये इतना एग्जाम्शन मिलेगा सेकंड केस में। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 15 लाख माइनस ही है 8,58,000। समझा सबको? आया ना? चार्ट का खेल है पूरा। मैंने आपको कल भी क्या बताया था, सामने चार्ट रखोगे तो मिस्टेक्स ही नहीं होंगे यार। दैट चार्ट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, लास्ट बताओ, ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम, सेक्शन 10(10)(1). हाँ बोलो। वो कहां होगा पता है? दैट विल हैपन ओनली इन केस ऑफ फर्स्ट केस, बेसिकली ए वाला केस। ग्रेचुटी मिल तो रहा है ज्यादा, टैक्स भर दोगे वो तो ठीक है, ग्रेचुटी तो ज्यादा मिल रहा है। जो ग्रेचुटी उसको एम्प्लॉयर से मिल रहा है वो तो बहुत ज्यादा मिल गया। टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको एग्जामिनेशन ज्यादा मिलेगा। यू डोंट नो, यू नेवर नो। हो सकता है उसका बेसिक सैलरी इंप्रूव हो गया, हो सकता है ना। लास्ट के 4-5 महीने से मेहनत कर रहा है और लास्ट के महीने में उसका बढ़ा दिया उसका पगार, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ओके बच्चों, इज दिस क्लियर? सबको समझा? लेट्स स्टार्ट राइटिंग दिस। लिखो वहां पे जैसे बता रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी, calculation of gratuity taxable in the hands of Mr. Ravi calculation of gratuity taxable in the hands of Mr. Ravi for AY 26-27
for AY 26-27 under different cases. अंडर डिफरेंट केसेस, ठीक है। उसमें लिखो कैपिटल ए, सॉरी स्मॉल ए, जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसे लिखो स्मॉल ए। स्मॉल ए लिखना, ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय covered by the payment of gratuity act, covered by the payment of gratuity act 1972, ठीक है। पर्टिकुलर्स एंड मेक 2 कॉलम्स, रुपीज रुपीज। बच्चों क्या करोगे बताओ, सबसे फर्स्ट सैलरी कैलकुलेट कर दो, सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिशन लिखो वहां पे, नंबर 1 सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेचुइटी एग्जामिशन, ठीक है। उसमें लिखो, बोलो इसमें क्या क्या आएगा, ये हम लोग कौन सा केस कर रहे हैं, 10-10 सेक्शन बताओ, 10-10-2 वाला। उसमें सैलरी में 2 ही चीजें आती है ना, मान लिखो बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, बोलो बेसिक सैलरी कितना है, कितना, 50,000। नंबर 2 और क्या आएगा, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्वेश्चन में कैसे लिखा है, पूरा लिखो, शॉर्टकट नहीं चलेगा यहाँ पे। 60% लोगे, पूरा लोगे, हाँ पूरा लेना है, वही कितना अमाउंट है, 10,000। देयरफॉर टोटल, बाहर लेके जाओ टोटल, ठीक है। नंबर 2 वहां लिखो कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुइटी, ऑनलाइन। उसमें लिखना नंबर 1 ग्रेचुइटी रिसीव्ड, आउटो कॉलम में लेके जाओ, कितना मिला, 15 लाख। नंबर 2 लेस exemption under section 10.10.2 shall be least of the following, पूरा अंडरलाइन करो इसको, स्मॉल है, अमाउंट रिसीव्ड, फॉर्मेट चेंज हो रहा है कुछ नहीं, स्मॉल बी सीलिंग लिमिट, सीलिंग लिमिट कितना है, मैक्सिमम 20 लाख, स्मॉल सी। फॉर्मूला बताओ, 15/26 इंटू, पूरा लिखना पड़ेगा, देयर इज नो शॉर्टकट हियर, लास्ट ऑन सैलरी इंटू नंबर ऑफ completed years of service, which is equal to 15/26। लास्ट ऑन सैलरी ऊपर के सैलरी कैलकुलेशन से ले लो सीधा, कितना लिखा था, 60,000 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीट इयर्स ऑफ सर्विस, राउंड ऑफ करना पड़ेगा यहाँ पे, हाँ है ना, कैसे करोगे राउंड ऑफ, 6 मंथ्स के ऊपर को 1 ईयर पकड़ना है, तो यहाँ पे 27 हो जाएगा वो, तो ये कैलकुलेशन कितना आएगा, 9,34,000
615, देयरफॉर एग्जम्पशन, एग्जम्पशन बाहर लेके जाओ, लीस्ट वाला 934615। टैक्सेबल ग्रेचुटी कितना रहा? 5,65,385। हाँ, सेकंड आप लोग अभी करो, सिमिलर फॉर्मेट आपको मेंटेन करना है, ठीक है, बट ऑब्वियसली उसमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे। ये सैलरी के कैलकुलेशन में अभी आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, बताओ। बेसिक लोगे पूरा, डियरनेस अलाउंस ब्रैकेट में लिखना है आपको, फिर फॉर्मिंग पार्ट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स पूरा लिखो, शॉर्टकट नहीं चलेगा, आराम से करो, गड़बड़ नहीं है, सही करो पर। कर सकते कि लिखा के दो। कर सकते हो, नोट बनाओ अलग से, आपकी मर्जी है, उतना ही एफर्ट लगेगा। उल्टा दो अलग अलग फॉर्मेट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, नोट का अलग ही अलग। किया क्या? क्या है आपका आंसर जिसका भी आया, टैक्सेबल ग्रेचुटी बताओ।
6,42,000 आना चाहिए। आया क्या? इतना टाइम लग रहा है? ठीक है, लिखो आराम से लिखो। तीसरा तो बहुत इजी है, वो तो एक लाइन का कंक्लूजन है। अच्छा ये बताओ, आप एग्जाम्पशन का सेक्शन लिख रहे हो क्या? क्या लिखा है एग्जाम्पशन का सेक्शन? 10-10-3 लिखना है। ये सी वाला क्या करोगे? सी वाला आपको एक लाइन में लिखना है। ही इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हेडिंग लिखो। सी वाले भी करो। हाँ, अमाउंट इज फुल्ली एग्जाम्ड। वो खुद एग्जाम नहीं है, अमाउंट एग्जाम है। ग्रेचुटी रिसीव्ड इज फुल्ली एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10-10-1। सी वाला मैं जैसा लिख रहा हूं वैसे कॉपी कर लो, चलो। नहीं, गवर्नमेंट को जीओवीटी डॉट नहीं लिख सकते। किसने लिखा है यहाँ पे? जीओवीटी डॉट किसने लिखा है? 100 बार लिखने लगाऊंगा गवर्नमेंट का पूरा स्पेलिंग। बहुत स्ट्रिक्ट हुआ। प्लीज राइट दिस सी वाला पॉइंट जिसका भी बी वाला पॉइंट हो चुका है। बच्चों डन? सबने लिखा? अच्छा अभी आप लोग आपने नोटबुक में ग्रेचुटी का हेडिंग लिखा था क्या? ग्रेचुटी हेडिंग लिख के आप रेफरेंस दो ना वो पेज का, वो कलर नोट्स के। हर हर जगह ये करना है। ग्रेचुटी लिख के आप वो कलर नोट्स का पेज नंबर का रेफरेंस दे दो। नाउ डू वन थिंग, पुट अ न्यू हेडिंग, लीव एनकैशमेंट। भी और आगे आएंगे क्वेश्चंस। नहीं, रेगुलर नोट्स में चार्ट अच्छा बना है इसका, इसलिए लिखने के लिए बोल रहा हूँ, कहाँ के पेज का रेफरेंस देना है आपको समझेगा। लीव एनकैशमेंट आगे क्या? फर्स्ट बेंच मुन्ना कितनी बातें कर रहा, वो सुन भी नहीं रहा है, करते ही जा रहा तू यार।
वो इग्नोर कर रहा है उसको, ये बोलते जा रहा। लीव एनकैशमेंट हेडिंग लिखो, ये पेज पे आ जाओ। कौन सा 99 पेज है क्या? ठीक है, आ जाओ। बच्चों लिसन केयरफुली, जस्ट लाइक पेंशन एंड ग्रेचुटी, इवन दिस इज रिटायरमेंट बेनिफिट लीव एनकैशमेंट। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। सपोज जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को लीव अलाउ कर रहा है। अभी हर जगह का अलग हिसाब होता है। अपना एग्जाम्पल देख लो, मैं किस तरीके से बोल रहा हूं। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला कि जो टोटल एक साल का हिसाब है, इसमें यू कैन टेक 30 डेज ऑफ लीव। 30 डेज ऑफ लीव वो अलाउ कर रहा है ना। मतलब एक साल के प्रोपोर्शन में वो 30 दिन छुट्टी ले सकता है। एंड ये छुट्टी ले सकते हैं, परमिशन खुद कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर। ऑब्वियसली यार, ह्यूमन बीइंग होने की वजह से फॉर एनी रैंडम रीजन हो सकता है कि उसकी छुट्टी हो रही है ना। तो एम्प्लॉयर ने क्या बोला एम्प्लॉय को कि भाई एक साल में 30 दिन का छुट्टी तू ले सकता है और मैं तेरा पगार नहीं काटूंगा, पगार नहीं काटूंगा, राइट। इसके ऊपर छुट्टी लेगा तो मैं डेफिनेटली तेरा सैलरी कट करूंगा। ओके, सो 30 डेज का लीव उसको अलाउ किया है एम्प्लॉयर ने ऑफिशियली, एक साल के प्रोपोर्शन में, राइट। अब बच्चों क्या होता है, इज इट पॉसिबल कि एम्प्लॉई जो है वो क्या कर रहा है, वो 30 दिन का जो उसको छुट्टी मिला है उसने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, पूरे साल काम किया। इज इट पॉसिबल? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को बोल रहा है सर देखो आपने एक साल के लिए मेरे को 30 डेज का लीव अलाउ किया, बट मैंने वो 30 डेज का लीव लिया ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को बोल रहा है कि आई हैव वर्क फॉर 30 डेज एक्स्ट्रा, एनी विच वो छुट्टी लेके भी उतना ही पगार उठा सकता था, ठीक है। बट उसने छुट्टी नहीं लिया और उसको उतना ही पगार मिला है जितना उसको छुट्टी लेके भी मिल सकता था। तो ये क्या बोल रहे हैं बता, ये जो 30 डेज मैंने जो एक्स्ट्रा काम किया है सर, है ना, लीव अलाउड था 30 डेज, बट उसने लीव टेकन इज जीरो, लीव टेकन इज जीरो। तो उसके क्रेडिट में 30 दिन का लीव होगा, है ना। इमेजिन करो ऐसे 12 साल तक ये कर रहा है, 12 साल ड्यूरिंग हिज और बेसिकली ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट उसने, मान लो हाइपोथेटिकली, एग्जांपल सिंपल रख रहा हूं मैं, ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए। ओके, ऐसे मान लो अभी चलो एक साल के लिए 30 डेज का लीव है, 12 ईयर्स अगर ये काम करते हैं तो 12 ईयर्स के लिए प्रोपोर्शनेट लीव कितना होगा? 12 into 30 कितना होगा? 3, यहां ध्यान दो, 360 डेज, ठीक है। अब वो 360 डेज में से मान लो सपोज उसने 60 डेज का लीव लिया, कितने दिन का लीव लिया? 60 डेज का, कितना बच गया? तो क्या होगा बताइए, 300 दिन जो उसने एक्स्ट्रा काम किया पूरे 12 साल में, उसका वो अलग से पैसा मांग रहा है उसके बॉस से। दिस इज कॉल्ड एज लीव एनकैशमेंट। क्या बोलते हैं इसको? बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ लीव एनकैशमेंट इज सच कि उसने कम दिन का छुट्टी लिया, ज्यादा मेहनत करके ज्यादा काम किया, उसको पैसा मांग रहा है। अब लीव एनकैशमेंट आइडियली शुड बी गिवन आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के टाइम पे उसके पूरे के पूरे लीव्स निकाले जाते हैं और उसने कितने दिन की एक्चुअली छुट्टी ली वो उसका हिसाब होता है, और जितना उसने ज्यादा काम किया उसका उसको पैसा उसके बॉस से मिलता है, ठीक है। तो लीव एनकैशमेंट भी एक हिसाब से एम्प्लॉयर से पैसा एम्प्लॉय को मिला है, और इसका टैक्सेबिलिटी कैसे होगा वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ग्रेचुटी का चार्ट बना था, जैसे पेंशन का हिसाब होता, वैसे ही उसी तरीके से लीव एनकैशमेंट का पूरा हिसाब अभी हम लोग डिस्कस करें। कॉन्सेप्ट समझा आपको? लेस 60 इसलिए किया बिकॉज उसने 60 डेज का लीव लिया है। 360 डेज का लीव उसको अलाउ किया गया। हर साल का कितना था? 30 दिन। कितने साल काम किया? 12 साल। 12 into 30 कितना हो गया? 360 दिन का लीव उसको अलाउ किया गया था। उसमें से मान लो उसने 60 डेज का लीव लिया, कभी बीमार हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, 60 डेज का लीव लिया, मतलब उसने 300 दिन ज्यादा काम किया। सो दैट्स वाई उसको पैसा मांग रहा है रिटायरमेंट के टाइम पे। दिस इज कॉल्ड एज लीव एनकैश करना, लीव एनकैशमेंट, है ना, उसका पैसा मांग रहा है लीव का। ओके, अच्छा। तो बच्चों अब इसमें भी देख लो, आप दो दो ब्रांचेस बने, इफ यू कैन अंडरस्टैंड। अब क्योंकि ग्रेचुटी के बाद हम लोग इस चार्ट में है, तो आपको यहाँ पे चार्ट में ज्यादा मेरे को एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा, बिकॉज सिमिलर तरीके से सारे चार्ट्स का फ्लो बन रहा है। लीव एनकैशमेंट हो सकता है कि उसने ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ हिज जॉब, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ हिज सर्विस उसने पैसा उठा लिया। मतलब आइडियली कब उठाते हैं? रिटायरमेंट के बाद। बट इमेजिन करो कि उसने बीच में से उठा लिया, रिटायर हुआ नहीं और बीच में से बोल रहा है सर
3-4 साल में मैंने कम छुट्टी ली है, मेरे को उसका हिसाब आप कर दो, मेरे को अभी पैसा चाहिए। तो लीव एनकैशमेंट ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ हिज जॉब अगर वो उठाता है, दिस इज फुल्ली टैक्सेबल टू ऑल। सिमिलर लाइंस पे जैसे ग्रेचुटी था, ग्रेचुटी का हिसाब भी चेक कर लो। ग्रेचुटी में क्या था, ग्रेचुटी में क्या लिखा था, फर्स्ट बेंच ड्यूरिंग दिस सर्विस अगर लेते हो फुल्ली टैक्सेबल। कौन से एम्प्लॉइज को, सारे एम्प्लॉइज को, ठीक है। अच्छा, अब बट अगर सपोज उसने लीव को एनकैश किया रिटायरमेंट के टाइम पे, अगेन रिटायरमेंट के बाद पूरा पेशेंटली वो पूरा इतने साल काम करने के बाद एकदम एंड में लीव एनकैशमेंट का पैसा मांग रहा है, इन सच केस सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को क्या बोल रहा है ये, फुल्ली एग्जाम। सिमिलर लाइंस पे, सिमिलर लाइंस पे, ठीक है। अच्छा, और बच्चों, और अगर सपोज अदर एम्प्लॉइज है और रिटायरमेंट के बाद में पूरा लीव का एनकैशमेंट वो करता है, तो लीव एनकैशमेंट आपको एग्जम्पशन होगा 4 चीजों का लिस्ट। कितने चीजों का लिस्ट, 4 चीजें निकालनी। जैसे ग्रेजुएट में 3 चीजें निकाल रहे थे, यहाँ कितने चीजें निकालनी है, 4 चीजें, और उसका लिस्ट लो, ठीक है। अब वो 4 चीजें कौन सी है, नंबर 1 लीव सैलरी रिसीव, जितना मिला उतना एग्जम्पशन। हर जगह ये तो कॉमन है यार, जो भी अमाउंट आप एग्जम्पशन निकाल रहे हो, जितना आपको पैसा मिला है उस चीज का, उससे ज्यादा एग्जम्पशन तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। लीव सैलरी रिसीव्ड, यहां पे भी एक थ्रेशोल्ड लिमिट है 25 लाख का। उधर कितना था ग्रेचुटी में, 20 लाख, इधर कितना है 25 लाख, ठीक है। फिर यहां पे एक और चीज कैलकुलेट करनी है, 10 मंथ्स इनटू एवरेज मंथली सैलरी, 10 मंथ्स इनटू एवरेज मंथली सैलरी। अब यहां पे एक डाउट आना चाहिए। पहला डाउट, सर मंथली सैलरी, सैलरी में क्या आएगा वो डाउट। सेकंड डाउट, सर एवरेज यहां कैसे निकालना है। ओके, लेट्स रीड, यहां लिखा देख लो, स्टार 2 स्टार के, यहां पे 2 स्टार करके क्या बोल रहा है, देख लो यहां पे बोल रहा है एवरेज सैलरी शैल बी सैलरी ऑफ 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। अब आप थोड़ा एक काम करो, ग्रेचुटी का जो चार्ट अभी जस्ट सीखा है उधर जाओ, उधर वहां पे क्या लिखा था वर्डिंग वो पढ़ो, और ये पढ़ो, वहां मंथ था क्या और यहाँ डेट है क्या। हाँ तो वो वैसे ही है मैंने आपको पहले ही बोला था। अब पढ़ के मेरे को बताओ दोनों में डिफरेंस। अगर 15 जुलाई को रिटायर होता है, से 16 जुलाई को रिटायर होता है, क्या करोगे। 16 जुलाई को रिटायर हुआ तो आपको इसका हिसाब जुलाई का भी लेना पड़ेगा। जिस तारीख को रिटायर हुआ वो मंथ छोड़ना नहीं है, यहाँ पे डेट ऑफ रिटायरमेंट बोल रहा है, मतलब इसके पहले से जुलाई का हाफ मंथ, फिर उसके पहले मतलब और 9.5 महीने, ऐसे करके आपको पूरे 10 महीने निकालने पड़ेंगे। आपको बात समझ में आ रही है कि मैं क्या बता रहा हूं, इसको हल्के में मत लो। यहां क्या बोल रहा है, डेट ऑफ रिटायरमेंट, और वहां क्या लिखा है, मंथ ऑफ रिटायरमेंट। बच्चों सच में जेन्युइनली बताओ, ये चाहते थे तो ये सब कुछ सिमिलर लाइंस पे करके इसको एकदम सिंपल कर सकते थे, बट नहीं, इनको हमारी जिंदगी में थोड़ा और मतलब थ्रिल डालना था, ठीक है। तो ऐसा ही है जो भी है, इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वैल्यू है, क्योंकि इतना डिफिकल्ट और इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट कोई पढ़ रहा है और उसमें अमेंडमेंट से समझ रहा है, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। इंडिया में 2 चीजें कर लोगे, कहीं पे भी ये 2 चीजें कर सकते हो, इंडिया के रोड पे गाड़ी चलाना सीख लो और इंडिया के टैक्स के प्रोविजन समझ लो। कोई भी देश के टैक्स के प्रोविजन आपको चिल्लर लगेंगे, क्योंकि ये तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हम लोग सीख रहे हैं। हाँ, आई हैव नो आंसर टू दैट यहाँ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों है, मैंने लॉ नहीं बनाया है, लॉ जो है वो इंटरप्रेट कर रहा हूं मैं, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ लॉ। चलो बच्चों समझा आपको क्या बताया। अच्छा, यहाँ पे सैलरी का मैंने एक चीज अच्छी की भाई, सैलरी में अलग कुछ लर्न नहीं करना है, सेम कैसा है देख लो, ये एचआरएस है, ठीक है। अरे बोलो समझा क्या, ओके ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, इधर एक और कॉन्सेप्ट सिखाना है, थोड़ा रोको बच्चों, थोड़ी बातें कम करो, यहां से लास्ट बेंचेस, यहाँ पे स्टार्टिंग के बेंचेस, जगह सच में चेंज करोगे ना तुम्हारे मार्क्स में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आएगा। आई कैन नॉट प्रूव इट बट आई नो दिस। अच्छा बच्चों, ये थर्ड पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको फिर से बता रहा हूं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लीव एनकैशमेंट। क्या होता है लीव एनकैशमेंट, एम्प्लॉय कम दिन की छुट्टी ले रहा है, उसका हिसाब आइडियली कब होता है, रिटायरमेंट के टाइम पे, ठीक है। उसका रिटायरमेंट के टाइम पे इससे क्या संबंध है यार, हर साल का हर साल हिसाब हो सकता है, बट बहुत चिल्लर चिल्लर अमाउंट होता है, वो दिखेगा मैंने उसको, है ना, क्योंकि वो 15 दिन 20 दिन का सैलरी मांग रहा है, इसलिए जनरली रिटायरमेंट के टाइम पे पूरा पैसा एक साथ दिया जाता है, ठीक है। बट इमेजिन करो लीव एनकैशमेंट ड्यूरिंग द सर्विस उसने मांग लिया, तो क्या करोगे, फुल्ली टैक्सेबल टू एवरी एम्प्लॉय, नो क्वेश्चंस आस्क्ड।
रिटायरमेंट तक पेशेंटली उसने वेट किया और रिटायरमेंट के टाइम पे पूरा पैसा उठा रहा है, इन दैट केस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एग्जाम, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एग्जाम्पशन मिलेगा लिस्ट ऑफ फोर, लिस्ट ऑफ फोर। उसमें जो इजी सी चीज है वो बता दो। एक तो थ्रेशोल्ड लिमिट है मैक्सिमम 25 लाख का, दूसरा जितना लीव इनकैशमेंट मिला उससे ज्यादा एग्जाम्पशन नहीं मिल सकता है, और दो चीजें हमें और निकालनी है, 10 मंथ्स इनटू एवरेज मंथली सैलरी, सैलरी अरे सिमिलर टू एचआर है, एंड हाउ डू यू कैलकुलेट एवरेज, डेट ऑफ रिटायरमेंट से प्रीसीडिंग 10 मंथ्स आपको निकालना पड़ेगा, डेट ऑफ रिटायरमेंट से इमीडिएटली प्रीसीडिंग, मंथ नहीं है वो, डेट से आपको कट टू कट निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और यहां पे बच्चों ये थर्ड पॉइंट लिखा है, लीव एट क्रेडिट इनटू एवरेज सैलरी। क्या लिखा है? लीव एट क्रेडिट इनटू एवरेज सैलरी। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लीव एट क्रेडिट। ध्यान से सुनो बच्चों, ये देखो अभी अपना जो एग्जाम्पल था उसमें कितने साल काम किया उसने? 12 साल। और एम्प्लॉयर ने उसको कितने दिन का लीव अलाउ किया था? 30 दिन हर साल का। कितना हो गया है? 360। इसमें से उसने कितने का लीव लिया? लीव टेकन, ये क्या है? लीव अलाउड। व्हाट इज 360 डेज? ये लीव अलाउड इन 12 ईयर्स है, अलाउड बाय द एम्प्लॉयर, बट लीव एक्चुअली टेकन और अवेल्ड भी बोल सकते हैं। व्हाट इज द लीव अवेल्ड? कितना है? सिर्फ 60 डेज का लीव लिया, तो कितने दिन बच गए? ये 303 जो बच गया ना, ये है लीव एट क्रेडिट। इसको क्या बोलोगे? लीव एट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लीव एट क्रेडिट? इतना वो इतने का वो बेसिकली पैसा मांग रहा है, उतना क्रेडिट हो गया, उतना बच गया, उतना उसने कम दिन का छुट्टी लिया, और उतना अब वो कैश मांग रहा है फॉर लीव इनकैशमेंट पर्पसेस। बात समझ में आई क्या? लीव एट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। लीव एट क्रेडिट मतलब अगर कोई एम्प्लॉय बहुत मेहनत कर रहा है तो जितने दिन का छुट्टी उसको दिया है उसमें से उसने बहुत कम दिन का छुट्टी लिया है, जो बच गया है वो उतना क्रेडिट हो गया, उतने को पैसा मांग रहा है। दिस इज नथिंग बट लीव एंड क्रेडिट। इज इट क्लियर? हाँ या ना? ओके, रुको रुको थोड़ा, इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करो। और इसमें एक छोटा पॉइंट और लिखा है बच्चों, लीव एंड क्रेडिट निकालना बहुत इजी है। 360 दिन का छुट्टी दिया, 60 दिन का छुट्टी लिया, और बच गया कितना? 300 दिन बच गया, वो हो गया लीव एंड क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, नाउ इसमें ये भी हो सकता है क्या कि 300 दिन का तो बच रहा है, इसमें से और इसने 50 दिन का पैसा उठा लिया पहले ही, रिटायरमेंट के पहले ही। अगर उठा लिया तो ऑब्वियसली रिटायरमेंट टाइम पे उतने का कम का हिसाब होगा, तो कितना बचेगा? 250। तो 250 दिन का ही लीव एट क्रेडिट बचेगा, उसका हिसाब होगा। 50 को बोलेंगे कि उसका उसने कैश इनकैश लीव इनकैश्ड ड्यूरिंग द सर्विस, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, सुनो प्लीज लिसन बच्चों। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हो सकता है कि बहुत ज्यादा टाइम का छुट्टी अलाउ करे एक साल के लिए। सपोज एम्प्लॉयर बोल रहा है कि तू 60 डेज का लीव ले ले फॉर 1 ईयर। कितने का? 60 डेज का। बहुत ज्यादा है क्या? बहुत ज्यादा है। तो 60 डेज के हिसाब से ये लीव अलाउड बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। अच्छा, अपनी गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया। रूल ऐसा है, लीव एंड क्रेडिट जब भी आप निकालोगे, लीव एंटाइटलमेंट मतलब कितने दिन का लीव उसको एंटाइटल्ड है, वो आप 30 डेज के हिसाब से निकालोगे मैक्सिमम पर ईयर। मतलब इवन इफ द एम्प्लॉयर इज गिविंग यू से 45 डेज का लीव अलाउ कर रहा है, 60 डेज का लीव अलाउ कर रहा है, बहुत ज्यादा दिन का छुट्टी दे रहा है, इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए एग्जाम्पशन निकालने के लिए जब हम लोग लीव एट क्रेडिट निकालेंगे तो हम लोग 30 डेज के हिसाब से करेंगे। कितने दिन के हिसाब से करेंगे? मतलब इमेजिन करो इस क्वेश्चन में अगर 12 साल के प्रोपोर्शन में उसको हर साल से 45 डेज का लीव अलाउ किया, भले ही अलाउ कर रहा है, बट हम लोग अगेन वो 45 को रेस्ट्रिक्ट करेंगे कितने पे? 30 पे, और ये हिसाब करेंगे। समझ में आई बात? क्यों ऐसा? क्योंकि एम्प्लॉयर बहुत ज्यादा दे रहा है, और नॉर्मली यार कोई भी जगह पे इतना ज्यादा होता भी नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का लॉजिक भी सही है यार, 30 डेज के ऊपर कोई क्यों अलाउ कर रहा है, और कर भी रहा है तो हम लोग कैलकुलेशन में 30 डेज ही लेंगे, है ना। हो सकता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और वहां पे उसको बहुत दिन का लीव अलाउ हो रहा है। हर जगह का एम्प्लॉयर का रूल अलग होता है। अगर ज्यादा दिन का दिया, से क्वेश्चन में दिया 40 डेज और 45 डेज, क्या करोगे? रेस्ट दैट 45 टू 31, फिर पूरा हिसाब करो। क्लियर है क्या? ठीक है, राइट बच्चों। और अपने एग्जाम्पल में कितना आया था ये 50 माइनस करके 250 आया था, ये 250 डेज है। कन्वर्ट दिस इनटू मंथ। 250 दिन को मंथ्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? डिवाइड बाय 30 करो ना। तो यहां वही लिखा है, टोटल डेज को 30 से डिवाइड करो, ठीक है, इनटू एवरेज सैलरी करना है, ये थर्ड नंबर के पॉइंट में। इज इट क्लियर नाउ? डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर एक एक बिट समझ में आया तो आपका आंसर सही आएगा।
ओके, ये चार चीजों में से चैलेंजिंग चीज क्या है? सेकंड और थर्ड। सेकंड में आपको एवरेज मंथली सैलरी निकलना है, एचआरएच से दिख रहा है, बट अगर सपोज क्वेश्चन में बहुत डेटा चेंज किया है, आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, वो भी एवरेज 10 मंथ्स कैसे निकालोगे? डेट ऑफ रिटायरमेंट से निकालना है, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। ओके बच्चों, बिफोर वी सॉल्व एनी क्वेश्चन, आप लोगों को मैं एक लीव एनकैशमेंट आपने हेडिंग लिखा है, ओके उसके नीचे आप लिखो पेज नंबर का रेफरेंस दिया क्या? अब वहां पे लिखो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, लिखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कैलकुलेट लीव एट क्रेडिट इन द फॉलोइंग केस। कैलकुलेट लीव एट क्रेडिट इन द फॉलोइंग केस। नीचे लिखो एम्प्लॉई इज एंटाइटल टू, employee is entitled to leave of 60 days per year, and he worked for, 30 years and 11 months। कितने साल काम किया उसने? 30 साल 11 महीने। बच्चों यहां पे एक चीज और लिखे, पार्ट ऑफ द ईयर ऑब्लिक फ्रैक्शन मस्ट बी इग्नोर्ड। ठीक है, मतलब यहां पे कितना होगा? 30 साल ही लेना है उसको। ठीक है, कहां पे राउंड ऑफ करते हैं हम लोग? ग्रेचुइटी में इफ इज कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी 10-10-2 में हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, हो रहा है क्या थोड़ा केमिकल लोचा? होगा होगा, अभी तो रुको, ठहरो जरा ठहरो। आगे लिखो, he has not encashed any leave, he has not encashed any leave and his leave at credit as per his employer is 1200 days। his leave at credit as per his employer is 1200 days। आपको एम्प्लॉयर के हिसाब से नहीं निकालना है, आपको निकालना है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। करो, हाँ गवर्नमेंट के हिसाब से वही। बताओ क्या रहे? इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से 300 आ रहा है। करेक्ट आंसर है, 300 आना चाहिए। अरे हम लोग लीव एट क्रेडिट इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से निकाल रहे हैं। एक सेकंड रुक जाओ, क्वेश्चन में क्या दिया है? उसका जो एम्प्लॉयर है उसको 1 साल के लिए कितने दिन का छुट्टी दे रहा है? 60 दिन का। उसने कितने साल काम किया? 30 साल। एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, ठीक है? एम्प्लॉयर क्या बोल रहा है? एम्प्लॉयर बोल रहा है देखो मेरे हिसाब से 1200 दिन तेरा लीव एट क्रेडिट है। अभी कैसे आया रहेगा 1200? इमेजिन करो, 30 साल काम किया इंटू 60 डेज करो, कितना रहे? 1800 दिन में से एम्प्लॉयर ने क्या बोला? 1200 तेरा क्रेडिट है, मतलब छुट्टी कितना लिया रहेगा? 600। अब 600 दिन छुट्टी का है, ये दिमाग में रखो। 600 दिन उसने 30 साल में
600 दिन छुट्टी लिया, ओके अच्छा। अब हम लोग पूरा रिकैलकुलेट करते हैं इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है 30 साल में 30 दिन के हिसाब से कैलकुलेशन करो। 30 × 30 900, उसमें से 600 दिन का जो एक्चुअली छुट्टी लिया माइनस करो। तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कितने दिन का आएगा? 300 डेज का आएगा। हम लोगों को इनकम टैक्स एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना है। बट ये कैसे निकालोगे कि उसने कितने दिन का छुट्टी लिया है? उसके लिए तो एम्प्लॉयर के कैलकुलेशंस अपने को देखना पड़ेगा। वी डोंट नो उसने कितने दिन का छुट्टी लिया है। आपको समझ में आया कि बच्चों क्या बताया मैंने? फिर से रिपीट करो, एवरीवन लिसन केयरफुली, इधर ध्यान दो। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? उसने कितने साल काम किया? 30 साल। एम्प्लॉयर का हिसाब बोलो मेरे को, एम्प्लॉयर ने उसको कितने दिन का छुट्टी दिया हर साल? 60 डेज। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है भले ही एम्प्लॉयर बहुत ज्यादा दिन का छुट्टी दे रहा है, हम लोग लीव एट क्रेडिट जब निकालेंगे सिर्फ 30 डेज के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है? ओके। अभी फिलहाल एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं आपको पूरा उसने क्या कैलकुलेट किया है। एम्प्लॉयर का बोलना है कि 1800 दिन का लीव मैंने तेरे को अलाउ किया, और मेरा कैलकुलेशन बोलता है कि लीव एट क्रेडिट मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से एम्प्लॉयर के हिसाब से कितना है? 1200 दिन का है। अब ये सोचने की बात है, 1800 दिन छुट्टी दिया है, 1200 क्रेडिट है, इसका मीनिंग क्या है? ये कैसे डिफरेंस आया? मतलब उसने 600 दिन क्या किया होगा? उसने छुट्टी लिया होगा एक्चुअली, ठीक है? सो ये एम्प्लॉयर के ये दो नंबर से हमें ये मिसिंग नंबर मिला, कौन सा? लीव अवेल्ड, लीव अवेल्ड, ठीक है? अच्छा, अब गवर्नमेंट क्या बोलती है? ये कैलकुलेशन फिर से करो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है लीव एट क्रेडिट जब आप निकालोगे तो हमारे कैलकुलेशन में 60 डेज हम लोग अलाउ नहीं कर रहे। भले ही एम्प्लॉयर ने 60 डेज दिया होगा, फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस यू विल हैव टू रेस्ट्रिक्ट दैट टू 30 डेज पर ईयर। दैट्स वाई जब हम लोग इनकम टैक्स का हिसाब करेंगे तो कितने साल काम किया? अगेन 30 इयर्स इनटू इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए 30 डेज का ही आपको कैलकुलेशन करना है। 900 दिन में से उसने छुट्टी कितने दिन का लिया था? ये हमने मिसिंग नंबर निकाला था, कितने दिन का लिया था? 600 दिन का। तो 600 डेज का छुट्टी लिया, मतलब लीव एट क्रेडिट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स कैलकुलेशंस इज ओनली 300 डेज। कन्वर्ट दीज 300 डेज इनटू मंथ्स, 10 महीने होगा। क्लियर है? इस हिसाब से निकालना है। ओके, लिखो चलो कैसे बता रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ calculation of leave at credit calculation of leave at credit as per income tax act। ठीक है, वहां पे लिखना पर्टिकुलर्स और बाजू में लिखो डेज। पर्टिकुलर्स और बाजू में लिखो डेज। पर्टिकुलर्स में नंबर 1, लीव्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट, लीव्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट अलाउड टू एम्प्लॉय, अलाउड टू एम्प्लॉय इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बताना। वहां पे ब्रैकेट में लिखो 30 इयर्स इंटू 30 इयर्स इंटू 30 डेज पर ईयर। 30 इयर्स इंटू 30 डेज पर ईयर कितना हो गया? इट इज 900 डेज। ठीक है, अब इसमें से हम लोग माइनस क्या करेंगे? कितने दिन का उसने छुट्टी एक्चुअली लिया है। उसमें लिखो नंबर 2 लेस लेस लीव अवेल्ड बाय एम्प्लॉय, लेस लीव अवेल्ड बाय एम्प्लॉय। अब हमें निकालना पड़ेगा, ब्रैकेट में नोट 1, नोट 1
3 लाइंस छोड़ो, नीचे लिखो नोट 1। पर्टिकुलर्स डेज, पर्टिकुलर्स डेज, ठीक है। पर्टिकुलर्स में लिखो नंबर 1। अब एम्प्लॉयर का हिसाब बताओ, लीव अलाउड बाय एम्प्लॉयर, लीव अलाउड बाय एम्प्लॉयर, ब्रैकेट में लिखो 30 years into 60 days per year। 30 years into 60 days per year कितना हो गया? 1800। उसके नीचे लेस, लेस, अब लीव एंड क्रेडिट एम्प्लॉयर का नंबर दिया लिखा है वहां पे, वहां लिखो लेस लीव एंड क्रेडिट एज पर एम्प्लॉयर, लेस लीव एट क्रेडिट एज पर एम्प्लॉयर। 1200 माइनस कर दो, कितना आएगा? 600। अब वो 600 जो है उसको क्या लिखोगे? लीव अवेल्ड बाय एम्प्लॉय, लीव अवेल्ड बाय एम्प्लॉय, माइनस कर दो 600। मेन आंसर में 600 माइनस किया आपने जहां नोट 1 का रेफरेंस दिया था। अब मान लिखो नंबर 3, देयरफॉर लीव एट क्रेडिट, देयरफॉर लीव एट क्रेडिट कितना हो गया? 300। ठीक है, मंथ्स में कन्वर्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा, मेन क्वेश्चन में करते हो सब। हो गया, डन। ठीक है, विल स्टॉप, विल स्टॉप। ठीक है, जाने दो।